जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का थोड़ी देर पहले जब मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया, यानी जो प्रैक्टिस सेट मैंने जो अपलोड किया था, उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर केमिस्ट्री का करवा दीजिए। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी मुझसे नहीं बन रहा है, केमिस्ट्री कैसे होगा। तो मैंने आपको कहा था कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री आपका एकदम कंप्लीट मैं करवा के जाऊँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन मैं जो भी बता रहा हूँ आपको बस वो सुनते जाना है। आवाज़ में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आवाज़ क्लियर नहीं है, क्योंकि दोस्तों सवाल ये है ना कि एक ही रूम है, इसी में रहना भी है, खाना भी है, सोना भी है, पढ़ना भी है, सब कुछ यही है। तो थोड़ा सा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है तो आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं, और ईयरफोन लगा करके वीडियो को सिर्फ आँख बंद करके ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो 12 सवाल इसमें भी मैंने केमिस्ट्री के लिए हैं, ये मैं टारगेट रखता हूँ कि अगर आपको 6 से 7 सवाल भी अगर आपको आ रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपकी तैयारी काफ़ी ठीक ठाक है और अच्छे से स्कोर किया जा सकता है एग्ज़ाम में भी। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि प्रेशर कुकर किसके सिद्धांत पर वर्क करता है। तो जब हम घर में खाना बनाते हैं या आप लोग रूम लेके कहीं पर रहते होंगे, पढ़ते होंगे, तो खाना बनाते होंगे कुकर में, तो कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। लेकिन वो क्यों? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो कुकर है उसमें क्या होता है ना कि जब एक थ्योरी यहाँ पे ये है कि जब आपका प्रेशर इंक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जब प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ाया जाता है, प्रेशर बढ़ता है कुकर के अंदर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो गया कि दाब के यूज़ के बाद जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरी बात इसमें और क्या कुछ याद रखेंगे कि अगर मान लिया जा रहा है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई कुछ भी है, तो उसमें अगर अशुद्धि को, अगर इम्प्योरिटी को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो उससे भी उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु इंक्रीज कर जाता है। जल का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद अब क्या होता है कि अगर हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं, हाइट जैसे जैसे हम लोग का बढ़ता है, जैसे ऊंचाई पर जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशन कम जाता है, ये आपको पता ही है। तो ग्रेविटेशन कम जाता है और वहाँ पर भी खाना बनने में देरी लगती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम जाता है, ठीक है। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको ऐसे ही हमको याद करना है। क्या याद करना है हम लोग को कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अगर हाइट बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर भी घटेगा। प्रेशर घट ही जाता है वैसे भी, आप ऊंचाई पे चढ़ो आपकी सांस फूलने लगेगी, जो भी चीज़ें वहाँ पे हो जाती है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, और बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो खाना बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि जल्दी वो खाना उबल नहीं पाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर खाना उबल जाए, पानी उबल जाए, ऐसे इसको याद रखना है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि एक साथ दबाने पर बर्फ़ के 2 टुकड़े जुड़कर एक खंड क्यों बनाते हैं। देखिए होता क्या है ना कि जब जैसे मान लीजिए ये एक बर्फ़ का सीली का टुकड़ा है और ये भी एक सीली का टुकड़ा है, तो आप प्रेशर इधर से अप्लाई कर रहे हो, आप इधर से भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, दोनों साइड से आप प्रेशर इसको अप्लाई कर रहे हो। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको ये कहा कि आपका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया, लेकिन होता क्या है ना कि इसका जो गलनांक बिंदु है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, वो घट जाता है। याद रखिए, मैं आपको थोड़ा और फिगर में छोटा बनाता हूँ ताकि आपको याद में करा सकूँ, ठीक है। कैसे याद करना है, जैसे ये एक है और एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो होगा क्या कि जब इस साइड से आप इसमें प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और इस साइड से भी आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि प्रेशर अगर आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है, ये जान लीजिए। याद नहीं होता है तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर हमारे शरीर में प्रेशर बढ़ेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। आप इसको कोड में याद रख लीजिए कि ऐसा है, लेकिन यहाँ बीपी का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ बता रहा हूँ। तो जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। इसको आप कैसे प्रैक्टिकली आप याद रख सकते हैं, देखिए आप घर में कुकर में खाना बनाते हैं, तो कुकर में जब आप खाना बनाते हैं तो जो आलू आपको एक, आप जिस भी बर्तन में बनाते हैं, कढ़ाई हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसमें आपका वो आलू सीझने में टाइम लगता है, पकने में टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे कुकर में उसको पकाना शुरू करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से वो बहुत जल्दी क्या होता है, मतलब कि बहुत जल्दी मुलायम हो जाता है। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए।
तो एक आलू वाला एग्जांपल आपको याद रखना है कि इस तरीके से ऐसी चीज़ें होती है। प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट घटता है। तो जब मेल्टिंग पॉइंट घटता है तो ये जो इसके अणु जल्दी जल्दी यहाँ पे क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और यहीं पे इसके कारण क्या होता है, चिपक जाते हैं। इसको हमें ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, दो का आंसर हो गया हमारा ए। हमारा तीसरा नंबर सवाल क्या है कि एक विद्यार्थी संयोगवश एसीटोन को, अब एसीटोन का फॉर्मूला जिस किसी को भी याद है वो कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं बताने वाला भी नहीं हूँ इसमें। और इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है वो बता देता हूँ कि एक विद्यार्थी संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिश्रित कर देता है। एसीटोन और अल्कोहल को कैसे अलग करेंगे, तो आप देखिए 2-3 चीज़ें याद है यहाँ पे। एक यहाँ पे है फ़िल्टर, तो आप यहाँ पे फ़िल्टर क्या पढ़ते हैं, फ़िल्टर आप ये पढ़ते हैं कि फ़िल्टर में कोई चीज़ छन जाता है। जैसे मान लीजिए रहा है कि कोई कीप नुमाकार अगर फ़िल्टर है यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे देखते होंगे, तो आप इसमें कुछ डालें यहाँ पे सामान, और यहाँ पे एक जाली अगर है तो यहाँ पे जो भी चीज़ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, बाकी लिक्विड वाला नीचे आ जाएगा। तो ये फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पे एक तरीके से होता है। जो आपका घर में वाटर फिल्टर होता है उसमें भी ऐसा है, उसमें परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया वगैरह, जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं उसमें रह जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, तो ये तो चला गया, ये अलग हो गया, ये बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है। और ये किस में काम आएगा, तो मान लीजिए रहा कि ये कब छन के आएगा, जब कोई सॉलिड पार्ट होगा, सॉलिड पार्ट यहाँ पे रह जाएगा जहाँ पे मैं ब्लैक डॉट दे रहा हूँ, और बाकी लिक्विड वाला नीचे आ जाएगा, तो ये फिल्टर में काम आता है। दूसरा पृथक्करण कीप के द्वारा, ये भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसमें होता क्या, कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस वगैरह होते हैं वो छन के चले जाते हैं। तीसरा प्रभाजी आसवन। अब यहाँ 2-3 चीज़ें यहाँ पे, एक प्रभाजी क्रिस्टलन है और एक प्रभाजी आसवन है। देखिए क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, अब क्रिस्टल का मतलब अभी बस इतना जान लीजिए कि कोई सॉलिड पार्ट है, ठीक है, क्या है वो सॉलिड पार्ट है, वो क्रिस्टल है। शुद्ध जो होता है वो क्रिस्टल ही होता है और वो सॉलिड पार्ट है ना, बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर है, मतलब बहुत क्लियर है, शुद्ध है, ठीक है, बस ये आप समझ लीजिए। प्रभावी आसवन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग क्या किए, हीट किए, ठीक है, हीट किए, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है, ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद उससे इम्प्योरिटी हम लोग अलग कर देंगे, तो वो कहला जाएगा प्रभावी आसवन विधि। इसमें गरम करके ठंडा करके दोबारा इसमें से हीट करके क्या किया जाता है, दो अलग अलग लिक्विड को अलग कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि लिक्विड अगर दो अलग अलग लिक्विड है, जैसे पानी, जैसे यहाँ पे क्या आता है लिक्विड है आपका एसीटोन है और अल्कोहल है, तो इसको दोनों लिक्विड को अलग अलग करने के लिए हम लोग प्रभावी आसवन विधि का यूज़ करते हैं। फिल्टर मैंने बता दिया, पृथक्करण भी मैंने बता दिया, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में चूने के पत्थर के रूप में यूज़ होता है। तो फार्मूला पहले नोट कर लीजिए, CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है। संगमरमर का भी फार्मूला यही होता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसे क्विक लाइम से भी संश्लेषित किया जा सकता है। क्विक लाइम का फार्मूला याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो भी चीज़ है उसको आप नोट कर लीजिए, क्विक लाइम है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या गया है कि यह देखा गया है कि प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों कैल्शियम कार्बोनेट में तत्वों का संगठन समान है। तो तत्वों का संगठन समान है, यानी कि चाहे किसी भी मेथड से हम कैल्शियम को प्राप्त करें, कैल्शियम की मात्रा बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे ये टूट करके या तो कैल्शियम दे, या जुड़ करके इस CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट दे, कैल्शियम की मात्रा इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, राइट साइड भी बराबर है, तो इसको कहा जाता है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, स्थिर अनुपात का नियम। यानी कि रिएक्शन चाहे जो भी हो आपका क्या होगा यहाँ पे, जब कोई ये जो सब्सटेंस है हर जगह एक ही सेम अनुपात में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो गया स्थिर अनुपात का नियम। इसके बाद दूध की प्योरिटी को किससे मापा जाता है, तो ये आपको पहले से ही पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर, ठीक है। लैक्टोजेन करके एक हार्मोन होता है जिससे दूध की उत्पत्ति होती है। हाइड्रोमीटर में जल का घनत्व मापा जाता है। थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मिश्रण और यौगिकों के गुण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मिश्रण यानी मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में। तो देखिए मिक्सचर और कंपाउंड का मैं कुछ चीज़ें जो हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से आप इम्पॉर्टेंट है वो रख लीजिए। कंपाउंड में जो होता है ना, एक फिक्स प्रोपोजिशन में दो चीज़ें मिलके बनती हैं। पहली बात है मतलब फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। मतलब आप समझिए कि फिक्स प्रोपोर्शन में यहाँ पे अगर 1:2 2:2 आगे भी वही वाला हिसाब रहेगा 1:2 का। आप इसको अभी ऐसे याद रखिए। उसके बाद क्या मिक्सर में क्या है कि सब मिला जुला है, नाम से ही पता चल गया। तो बोल रहा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे है कि मिश्रण अपने अवयवों को गुणों को दर्शाते हैं,
लेकिन किसी यौगिक के गुण उसके अवयवों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो बिल्कुल सही है, मिक्सर में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो अलग अलग अपने गुण को दर्शाते हैं, ठीक है। और यौगिक भी क्या होता है कि वो अलग अलग होते हैं। जैसे यौगिक में मैंने कहा कि अगर मैं H2O मैं अगर मान लूँ H2O मान लूँ तो हाइड्रोजन अपना प्रेजेंट करेगा, ऑक्सीजन अपना प्रेजेंट करेगा। अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का तो कैल्शियम अपना, कार्बन CO3 2- अपना अलग दिखाएगा। मिश्रण समांगी और विसमांगी हो सकता है, लेकिन यौगिक समांगी पदार्थ है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो मैंने कहा कि अभी क्या कहा, मिश्रण यौगिक जो आपका है हमेशा सेम प्रोपोर्शन में मिलते हैं, जबकि मिश्रण जो है मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। इसके बाद है मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधि द्वारा, तो मिश्रण को भौतिक विधि से, लेकिन अगर कंपाउंड रहा तो उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसको इसके लिए केमिकली यूज करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसके लिए हम लोग कैल्शियम कुछ रिएक्शन करवाएंगे तब जाके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देगा। उसको आप ऐसे याद रख लीजिए। किसी मिश्रण के बनने के दौरान ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या निकलती है, लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट का ही मैं देता हूँ कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड CO2 अगर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो इसमें हीट जनरेट होता है। अगर आपके घर में चूने की पुताई कभी हुई होगी तो जब आपने चूना में कैल्शियम ऑक्साइड में जब आपने जल डाला होगा तो उसमें से एक धुआं निकलता होगा, गर्म धुआं है जिसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दूध की प्रबलता को मथने पर इसकी क्रीम अलग हो जाने का कारण यहाँ पे क्या है? जैसे देखिए, आपने सुना होगा कि दूध से घी बना दिया गया है या जो भी है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि देखिए आप इसको फिगर से याद रख पाइएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन है, ठीक है, और एक यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको घुमा करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको दूध से कुछ निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपने दूध से घी निकालना है, तो आप अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो अंदर की ओर जाएगा। आप इसको पेचकस से याद रखिए, अगर आपने नट बोल्ट कभी कसा होगा तो जब आपने क्लॉकवाइज घुमाया होगा तो वो अंदर की ओर जाएगा, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नट बाहर की ओर आता है। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। तो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तभी ये जो इसका जो भी यहाँ पे झाग वगैरह है ऊपर की ओर आएगा और इससे आपको घी मिल जाएगा, बाकी दूध नीचे रह जाएगा। तो ऊपर वाले झाग का डेंसिटी कम होता है, ये डेंसिटी कम होता है, नीचे वाला का ज़्यादा होता है, बस यही याद रखना। इसके बाद है द्रव्य में भौतिक परिवर्तन इसके संगठन और प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट में अगर फिजिकल चेंजेस आ रहा है, फिजिकल चेंजेस इन द सेंस कि अगर मान लिया जा रहा है कि मान लिया जा रहा है बर्फ़ पानी में बदल रहा है, ठीक है, तो ये तो एक फिजिकल चेंजेस है, तो उसके संगठन और प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं। आप इसको खुद से इमेजिन करके देखिए कि बर्फ़ अगर, क्योंकि बर्फ़ देखिए बर्फ़ का ही एक रूप है, लेकिन बाद में इसको हम दोबारा इस फॉर्म में वापस से लेके चले आते हैं। तो ऐसे सोचेंगे तो यह स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया, पहला नंबर। दूसरी बात है, इसके संगठन में संगठन और प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं, तो बाद में जाकर तो बर्फ़ ही बन जाएगा, है तो पानी का ही रूप, बर्फ़ भी एक पानी का ही रूप है। तो इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ बर्फ़ का एग्जाम्पल दिया। दूसरा यहाँ पे कि भौतिक परिवर्तन में अवस्था तथा रंगों में परिवर्तन होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन अवस्था और रंग में परिवर्तन होता है। तो दूसरा क्या है, देखिए एक इसका, देखिए अगर मैं यहाँ पे इसकी प्रकृति की बात करूँ तो प्रकृति चेंज नहीं, लेकिन इसकी अवस्था तो परिवर्तन हो गया ना, बर्फ़ से ये पानी बन गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो दूसरा असही है, पहला हमारा गलत है। क्रोमैटोग्राफी, और यकीन मानिए ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको अभी ही बता दे रहा हूँ, नोट करके रखिएगा। क्रोमैटोग्राफी, देखिए क्रोमैटोग्राफी क्या है हमारा, कि मान लिया जा रहा है ना कि अगर अगर लिक्विड यहाँ पे अगर मान लिया जा रहा मिले हुए हैं, ठीक है, मिल गए हैं, तो इसको अलग करने की एक प्रक्रिया है, मिक्सर को अलग करने की प्रक्रिया है। बस यही याद आपको रखना, और कुछ भी आपको इसमें याद नहीं रखना है कि अलग अलग पदार्थ है। ये पदार्थ कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है ना, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है मिला हुआ, ठीक है, ये आप मान के चलिए। जब ऐसे अलग करेंगे तो क्रोमैटोग्राफी, कभी कभी ऐसा होता है कि लिखने की विधि है, कुछ भी करके ऑप्शन में दे देता है, तो गड़बड़ाना नहीं है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार का मतलब यहाँ पे हो गया इक्विवेलेंट वेट, आपने पढ़ा होगा। तो किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता के बीच का जो उसके बीच का जो गुणनफल है वो हमारा क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा तुल्यांकी भार क्या होता है हमारा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल भी पूछ देगा। तुल्यांकी भार हमारा क्या होता है, तुल्यांकी भार हमारा जो होता है वो अनुभार डिवाइडेड बाय संयोजकता। अब इसमें आपको मैं थोड़ा कुछ अलग चीज़ें बताता हूँ। अनुभार क्या होता है, तो आपको अनुभार याद रखना होगा। जैसे मैंने अगर H2O कहा
तो इसका अनुभार क्या है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुना 2, ऑक्सीजन का 16 होता है तो इसका अनुभार टोटल हो गया 18। तो ये हमारा अनुभार हो गया। संयोजकता क्या होती है, तो संयोजकता इसमें से किसका पूछेगा वो आपको बताना होगा। अगर ऑक्सीजन की पूछेगा तो -2 यानी 2 लिखाएगा, क्योंकि वेट हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो अनुभार क्या हो गया वो बता दिया मैंने। संयोजकता क्या है, वो संयोजकता के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। मान लीजिए कोई एटम है या कोई एलिमेंट है जिसका ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, ये मान लीजिए कि इसका ऑर्बिट है। अब इसको ऐसे याद रख लीजिए, ये इसका ऑर्बिट है। अब ये इसका ऑर्बिट है तो मान लीजिए कि इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर दूसरा में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 2n² के वैल्यू से, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, नील्स बोर ने दिया था 2n² का रूल। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि सेकंड वाले में 8 है तो मानते हैं यहाँ पे 6 ही हो गया, 6 ही है तो 2 घट रहे हैं। तो जो 2 जो घट रहा है वो किसी न किसी के साथ जुड़ करके अपने आप को ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे यही हमारा क्या कहलाएगा, संयोजकता, ठीक है, जो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बस ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से क्या प्राप्त, आयोडीन को पृथक किया जाता है कैसे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आयोडीन, आप इसको अपने भाषा में समझिए, नमक है और पोटेशियम क्लोराइड है, इसको हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करेंगे जिससे कि हमें क्या मिल जाए, नमक मिल जाए, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। आप वो देखिए, अब यहाँ पे एक पढ़ा होगा आपने, ठीक है, मैंने अब साधन बता दिया है, छानन भी मैंने बता दिया, आसवन बता दिया है। यहाँ पे एक है ऊर्ध्वापातन, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऊर्ध्वापातन है कि आयोडीन में से, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्यूशन, यहाँ पे एक क्या है, सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, क्योंकि जब आपका हो गया क्या, एसिड बेस मिल के अगर रिएक्शन करेगा तो आपका सॉल्ट बनाएगा, तो दोनों सॉल्ट है। लेकिन यहाँ पे जो नमक जो है वो सॉलिड फेज में ये रह पाता है। आपको पता है घर में, अभी हम लोग घर में जो नमक यूज करते हैं ये तो सॉलिड फेज में है, तो बाद में हमको सॉलिड फेज ही चाहिए, यानी इसको हमको गायब करना है। तो एक यहाँ पे पढ़ा होगा आपने ऊर्ध्वापातन, इसको कैसे बनाने का तरीका है वो बताता हूँ मैं आपको कि ऊर्ध्वापातन ऐसा हम क्या करें कि ये गायब पूरा गायब हो जाए। तो सब्लिमेशन एक प्रक्रिया है, जब इसमें किसी भी सॉलिड को गर्म किया जाए तो वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सॉलिड पार्ट है ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो मुझे मिलेगा वो नमक का केस होगा। यहाँ पे पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है, तो आप सबको पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, UPSC NDA का एग्जाम का ये सवाल है। ये जो आपका है बोस-आइंस्टाइन जो है, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। 4थी अवस्था आपका प्लाज्मा, देखिए सॉलिड, गैस, लिक्विड, ये 3 आपने पढ़ लिया। चौथा है प्लाज्मा, 5वां आपका है बोस-आइंस्टीन, ठीक है, कंडेंसेशन, ये BEC 5वां है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये देखिए मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया तो नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चन में भी बहुत कुछ बताने का मैं प्रयास किया हूँ। अगर कोई भी डाउट है, अगर किसी भी सवाल में अगर आपको लगता है कि और भी उसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में इस सवाल को हम कवर कर लेंगे दोबारा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।